हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। लेकिन उससे पहले एक बार चैप्टर 2 को रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, धीरे धीरे वो एक ट्रेडिंग कंपनी से बदलकर रूलिंग पावर बन गई। इनिशियली ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे। उनका मेन पर्पस यहाँ के स्पाइसेस, सिल्क और कॉटन खरीदने का था। लेकिन धीरे धीरे उनका कंपटीशन बढ़ने लगा। फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज भी ट्रेड कर रहे थे। कंपनी को उनसे लड़ाई करनी पड़ी। फिर कभी इंडियन रूलर्स कंपनी के अगेंस्ट जा रहे थे, तो कंपनी ने इंडियन रूलर्स के साथ भी वॉर लड़नी शुरू कर दी। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट आया बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लिव ने हरा दिया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड मिलकर लड़े, लेकिन फिर भी कंपनी जीत गई। इन दोनों बैटल के बाद मुगल एम्परर ने 1765 में कंपनी को दीवानी राइट दे दिया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट रखने लगी। यानी ये हम कह सकते हैं कि कंपनी सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रही, बल्कि गवर्नर बन गई। फिर उन्होंने अपने रेसिडेंट्स इंडियन कोर्ट में भेजने शुरू किए, रूलर्स को अपने कंट्रोल में लिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे रूल्स के जरिए अपने एम्पायर बढ़ाए। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं चैप्टर 2 में हमें ये समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ट्रेड से रूल तक पहुंची, कैसे उन्होंने इंडियन रूलर्स को हराकर अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने बंगाल के दीवान बनकर पूरे सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब जब कंपनी बंगाल की दीवान बन गई, तो उनके पास सबसे बड़ा सवाल था, अब रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें, कैसे पैसा मिलेगा और एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव करें। इसी प्रोसेस में कंपनी ने नए नए लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, रवैतवारी सिस्टम। और इसी के साथ शुरू होती है एक नई कहानी, इंडिगो कल्टीवेशन की कहानी, जिसमें फार्मर्स और ब्रिटिश प्लांटर्स के बीच एक बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड और देखते हैं कैसे ब्रिटिश ने कंट्री साइड के ऊपर अपना रूल जमाया, यानी गांव में कैसे कंपनी ने अपना रूल जमाया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड, जहां पे हम देखते हैं कि कंपनी दीवान बन जाती है। होता क्या है, 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी राइट दे देता है। क्यों देता है, तो इसके पीछे का एक कहानी ये था कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसके बाद कंपनी जीत जाती है, जहां पे एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर कंपनी को मुगल एम्परर के द्वारा दीवानी राइट सौंप दिया जाता है। दीवानी राइट मिलने का मतलब हुआ कि कंपनी अब उस टेरिटरी की चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि जितना भी पैसे का कंट्रोल है, जितना भी रेवेन्यू रिसोर्सेज से लेकर के जितना भी कंट्रोल है, जो भी मैनेज करना है, वो सब अब कंपनी करेगी। और कंपनी को केवल बंगाल का ही नहीं, बंगाल के साथ साथ कंपनी को बिहार और उड़ीसा का भी दीवानी राइट दे दिया जाता है 1765 में। अब कंपनी इस दीवानी राइट का यूज करने लग जाती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कनेक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि इंडियन सोसाइटी एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती है, तो कंपनी के लिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि वो क्या करे, शिफ्ट करता है रूरल एरियाज की ओर। क्यों? क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर जो हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, रूरल एरियाज की ओर हो रहा था। अगर वो रूरल एरियाज की ओर शिफ्ट कर जाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, और इसी एम से वो क्या कर जाते हैं, वो कंट्री साइड की ओर मूव करने लग जाते हैं और उधर की ओर रूलिंग अपना एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मुगल एम्परर बैठा हुआ है और यहाँ पे आपका रॉबर्ट क्लाइव ये खड़ा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुगल एम्परर यहाँ पे क्या कर रहा है, दीवानी राइट दे रहा है बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव को। और इस पिक्चर को पेंट किया गया है रॉबर्ट क्लाइव के ही एक आर्टिस्ट के द्वारा, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव इस पिक्चर में एक बहुत बड़ा सेरेमनी के तौर पे दिखा रहा है, जिससे ये प्रेजेंट होता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जहाँ पे मुगल एम्परर क्या कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंप रहा है। और इस तरीके से इस इवेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे पेंट किया गया है।
अब अगर दीवानी राइट मिल गई तो कंपनी के लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया जाए, कहाँ से कलेक्ट किया जाए, क्योंकि उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो भी बहुत हाई अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो कलेक्ट कर सकते हैं उतना वो कलेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, और यही कंपनी का प्राइमरी गोल था और कंपनी ये करना शुरू भी कर देती है। अब कंपनी कैसे शुरू करती है, कंपनी का रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़ता है, इसका एग्जांपल हमें कैसे समझ में आता है कि जब कंपनी इंडिया में आई थी तो वो क्या करती थी, वो इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लेके आती थी। अब क्या हो गया, जैसे ही उनको यहाँ के इंडिया के फाइनेंस पे उनका कंट्रोल हो गया, इंडियन टेरिटरी के मेजर फाइनेंस पे उनका कंट्रोल हो गया, वो क्या करने लगे कि वो बंगाल से मनी कलेक्ट करते थे और उसका ही इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि इंडिया के गुड्स को खरीदने के लिए तो करते ही थे, साथ ही साथ कंपनी का पूरा एक्सपेंस भी अब वो उसी पैसे से हैंडल करते थे। अब इससे हुआ क्या, इससे एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। जो आर्टिसंस और पीजेंट्स हैं जो रूरल एरियाज में, उनके साथ क्या होने लगा कि वो ज़्यादा पैसा कंपनी को देने लग गए। जब ज़्यादा पैसा वो कंपनी को देने लग गए तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ की बंगाल की इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, क्राइसिस होने लग गया। ठीक है, बंगाल की इकोनॉमी डिस्टर्ब होने लग गई। उसके साथ साथ हुआ क्या कि 1770 में यहाँ पे एक फेमाइन आ गया, बंगाल में एक फेमाइन आ गया, जिससे क्या हुआ कि लगभग 10 मिलियन लोग यहाँ पे मारे गए। 10 मिलियन लोग का मतलब क्या हो गया कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो था बंगाल का वो वाइप्ड आउट हो गया, वो खत्म हो गया। तो अब जिसके वजह से बंगाल की इकोनॉमी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि अगर पॉपुलेशन खत्म होता है तो उतनी अर्निंग भी खत्म हो जाती है, तो बंगाल की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई। जब ऐसा हो जाता है तो अब जरूरत पड़ जाती है कि यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लेके आते हैं, जिसमें सबसे पहला लैंड रिफॉर्म होता है परमानेंट सेटलमेंट। नाम में ही है परमानेंट, मतलब यहाँ पे कुछ तो फिक्स किया गया था। क्या फिक्स किया गया था ये आगे हम देखते हैं। हुआ क्या कि जब बंगाल में क्राइसिस हो गया था तो बहुत सारे ऐसे कंपनी ऑफिशियल्स हैं जो ये रिकमेंड कर रहे थे यहाँ पे लैंड में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पहला तो क्या हो गया, क्योंकि लैंड में प्रॉब्लम आ गई थी तो वो बोले कि लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को इन्हांस करने की ज़रूरत है। इसके लिए 1793 में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंट हुआ बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में। अब ये किसके अंडर में इम्प्लीमेंट हुआ, तो उस समय जो वहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस के अंडर में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें किया क्या गया कि जो कंट्री साइड में जो राजा और तालुकदार हुआ करते थे उनको जमींदार बना दिया गया। उनको क्या कह दिया गया, जमींदार बना दिया गया। उनसे क्या कहा गया कि आपके पास लैंड है, आप लैंड को किसानों को दीजिए और उनसे रेंट वसूलिए, और वो रेंट से आने वाले पैसे से हमें कुछ हिस्सा हमें दीजिए, और जो हिस्सा उन्हें चाहिए था वो अमाउंट उन्होंने पहले से प्री डिटरमाइन कर दिया था, एक फिक्स कर दिया था अमाउंट कि इतना ही अमाउंट आपको मुझे देना है। आप उनसे कितना भी रेंट वसूलिए, आपको मुझे इतना अमाउंट देना है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे एक क्या किया जाएगा, फिक्स्ड कर दिया गया था एक सिस्टम, इसीलिए इसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो था वो परमानेंट था। और क्योंकि यहाँ पे जमींदार को इन्वॉल्व किया गया था, राजा और तालुकदार को जमींदार बनाया गया था, इस वजह से इस परमानेंट सेटलमेंट का एक अल्टरनेटिव नेम भी रखा गया जिसे हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम, जिसमें जमींदार क्या करते थे, अपना लैंड देते थे पीजेंट्स को काम करने के लिए, और पीजेंट से वो रेंट कलेक्ट करते थे, और उसके बाद उस रेंट में से कंपनी को वो रेवेन्यू पे करते थे। ठीक है, और ऐसा परमानेंट सेटलमेंट लाने का कंपनी का जो मेन एम था वो क्या था, डुअल ऑब्जेक्टिव था। दो ऑब्जेक्टिव था कंपनी को यहाँ से परमानेंट सेटलमेंट के जरिए। पहला था कि उनको क्या है कि चूंकि वो एक परमानेंट कर दिया उन्होंने रेवेन्यू को, तो रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू उनके पास होगा, हमेशा उनके पास पैसा रेगुलरली एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा। दूसरा, क्योंकि जमींदार जितना ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करेगा, जितना ज्यादा क्रॉप पीजेंट्स ग्रो कर पाएंगे, जितना अच्छा क्रॉप पीजेंट्स ग्रो कर पाएंगे, उतना जमींदार को रेंट ज्यादा मिलेगा। जब जमींदार को रेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो इसमें जमींदार को प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जमींदार को देना तो एक फिक्स अमाउंट है। जब जमींदार एक फिक्स अमाउंट दे देगा तो उसके बाद जितना पैसा बचा सब जमींदार की प्रॉफिट होगी। तो इससे क्या होगा कि जमींदार इंकरेज होगा लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बट क्या ऐसा होता है? एम तो ऐसा बना दिया गया था, लेकिन क्या ये एम सेटिस्फाई हो पाता है? क्या इन्वेस्टमेंट हो पाता है लैंड में? क्या सब चीज फुलफिल हो पाता है? ये हमें यहाँ देखना है।
तो होता क्या है कि देयर हैज सम ड्रॉबैक्स फॉर द परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसकी वजह से बाद में एक नया सिस्टम भी लाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट के ड्रॉबैक क्या थे कि जो ये पहले से जो ये अमाउंट फिक्स कर दिया गया था वो बहुत हाई था। जब वो अमाउंट बहुत हाई था तो रेंट पे करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, और अगर जमींदार ऐसा नहीं कर पाते थे, जमींदार अगर टैक्स या रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो ऑब्वियसली जब ऐसा होगा तो जमींदार तो इनकरेज ही नहीं होगा ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब जमींदार देख रहे थे कि इसमें इनकम तो इंक्रीज हो सकता है, इनकम इंक्रीज होगा, हो रहा है, बट वो क्या देखते हैं कि जो कंपनी का फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम है ये उन्हें अलाउ नहीं कर रहा था ऐसे बेनिफिट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हाई रेवेन्यू उनको देना पड़ता था कि वो अपने इनकम इंक्रीज करने के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। इससे हुआ क्या कि जमींदार धीरे धीरे उनका मोटिवेशन जो था इन्वेस्टमेंट के प्रति, कोई भी रिस्क लें, इन्वेस्ट करें, ठीक है, पता नहीं लैंड डेवलप हो पाया या नहीं हो पाया, पता नहीं उतना पैसा मिल पाया कि नहीं कि उनको फिक्स्ड रेवेन्यू देने के बाद उनके पास एक्स्ट्रा बच पाए, ये सब क्या हो गया, ये सब के डर से वो मोटिवेशन धीरे धीरे उनका खत्म होने लग गया। और साथ ही साथ जब क्या होता था कि जब कल्टीवेटर्स रेंट नहीं पे कर पा रहे थे तो उन्हें भी उस लैंड से एविक्ट कर दिया जा रहा था, यानी हटा दिया जा रहा था, जिसके वजह से क्या हो पा रहा था कि वो उस लैंड से भी हट जा रहे थे। समटाइम क्या होता था कि कल्टीवेटर मनी लेंडर से पैसा लेते थे कल्टीवेट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, अब पता चले कि वो लैंड से भी हटा दिए गए, तो अब क्या हो गया कि मनी लेंडर्स को भी वो पैसा नहीं पे कर पाते थे और मनी लेंडर्स की एक उधारी उनके ऊपर बढ़ जाती थी, जिससे वो बर्डन फील करने लग जाते थे और उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। जब इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ गए, ठीक है, तो हुआ क्या कि अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा गया और इस तरीके से अब दो नए सिस्टम रिवाइज होके आए। एक था रैयतवारी सिस्टम और दूसरा था महलवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया साउथ में और महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। तो इन दो सिस्टम के बारे में हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट करिए, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।